हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 172 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? निम्न में से किस चीन शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? विजयालय ने, कुलोतुंग प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। तो आंसर 26 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों। राजेंद्र प्रथम ने भेजा था, तो सब 26 का आंसर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल जो है भेजा था चीन में? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने किया था ये काम। व्याख्या देखते हैं। चोल शासकों द्वारा चीन में कुल 4 प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। पहला राजराज प्रथम द्वारा, जो 1150 दिनों की यात्रा के बाद 1015 में चीन पहुंचा था। दूसरा मिशन राजेंद्र प्रथम द्वारा भेजा गया था, जो क्या है 1020 में क्या है पहुंचा था। पुनः राजेंद्र प्रथम द्वारा तीसरा मिशन भेजा गया, जो 1033 में पहुंचा। चौथा मिशन जो है कुलोतुंग प्रथम द्वारा भेजा गया, जो 1077 में चीन में पहुंचा। तो इस तरह 4 बार प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं चोल शासकों द्वारा। पहला ही बार जो भेजा है वो राजराज प्रथम ने भेजा है, 1015 ईस्वी में चीन भेजा था। और दूसरा और तीसरी बार जो है, दूसरी बार पहले राजेंद्र प्रथम ने दूसरी बार भेजा है 1020 ईस्वी में, और फिर पुनः उसने तीसरी बार भी भेजा है चीन में अपना दूत 1033 में, मतलब 13 साल बाद। और उसके बाद चौथा मिशन जो भेजता है वो कुलोतुंग प्रथम द्वारा भेजा जाता है 1077 ईस्वी में। तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे? किसने चीन में व्यापारिक दूतमंडल भेजे? राजराज प्रथम, इसमें राजराज ही दिया है, राजेंद्र दिया है, कुलोतुंग दिया है और उपयुक्त सभी दिया है। ऊपर का व्याख्या देखेंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। उपयुक्त सभी तीनों ने भेजा है। उसमें क्या है, आपके जो राजेंद्र आपके हैं, राजेंद्र प्रथम, इन्होंने 2 बार भेजा है। कितनी बार? 2 बार भेजा है। बाकी के ये लोग एक एक बार भेजे हैं, तो इसको याद रखिएगा। टोटल मिलाकर 4 बार गए हैं। पहली बार राजराज प्रथम ने भेजा था, उसके बाद 2 बार जो है राजेंद्र प्रथम ने भेजा, उसके बाद आपका कुलोतुंग ने भेजा था। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, लंका को किसने जीता था? लंका जो है उसको या श्रीलंका कह सकते हैं। लंका को किसने जीता था? राजेंद्र चोल ने, राजराज चोल ने, परांतक चोल ने या राजेंद्र द्वितीय ने। तो आंसर 28 का हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। राजेंद्र चोल ने किसने जीता था? राजेंद्र चोल आपका आंसर हो जाएगा। लंका को किसने जीता था? तो राजेंद्र चोल ने जीता था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंगल द्वीप या श्रीलंका द्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलोन या श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका विजय का कार्य पूर्ण किया। यद्यपि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को क्या है, बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया था, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर जो है राजेंद्र का अधिकार हो गया था। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्य करती थी? चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत जो सभा नामक संस्था थी वो कहाँ पर कार्य करती थी, ये बताना है। वलनाडु में, नायडू में, ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में, साधारण गांव में जो सभा होती थी वह कहाँ कार्य करती थी, ये बताना है। तो 29 का आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ब्राह्मण द्वारा जो है
ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में जो है सभा क्या करता था, काम करता था। तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव को मतलब अग्रहार ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेव अथवा मंगलम भी कहा गया है। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। इनमें शासन के लिए महाजन नामक संस्था थी जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि क्या थे, शामिल थे। तो जो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था थी वो अग्रहार ग्रामों में होती थी। कहाँ होती थी? अग्रहार ग्रामों में। अग्रहार ग्राम क्या होते थे? तो ब्राह्मणों को दान में दिए गए जो भूमि होती थी या गांव होते थे उसी को क्या कहा जाता था? अग्रहार। तो ब्राह्मणों को दान में दिए वाले गांव को ही अग्रहार कहा जाता था। और वहीं पे जो कार्य करता था संस्था, उस संस्था का नाम क्या था? सभा। तो इसको याद रखिएगा। आगे बताते हैं कि ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेव अथवा मंगलम भी कहा गया है। जो अग्रहार है उसको ब्रह्मदेव या मंगलम के नाम से भी जाना जाता है। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। मुख्यतः क्या है? विद्वान ब्राह्मण ही निवास करते थे। इनमें शासन के लिए महाजन नामक संस्था थी जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भी क्या थे? शामिल थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सभा मुख्यतः समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। जो सभा होती थी वो मुख्यतः किससे काम करती थी? तो सभा मुख्यतः समितियों से क्या करती थी? कार्य करती थी। सभा मुख्यतः समितियों के माध्यम से क्या करती थी? कार्य करती थी, जिन्हें वारियम कहा गया है। वारियर जो होते थे सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्तियों को कहा जाता था। जैसे वारियर का भी कोरोना वारियर, वैसे ही तो वारियर सभा द्वारा किसी कार्य विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों को कहा जाता था। ग्राम सभा की बैठकें प्रायः मंदिरों या मंडपों में होती थी। बैठक के लिए निर्धारित स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता था। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और तांबे की मुद्रा का प्रचलन कराया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका में स्वर्ण और तांबे की मुद्रा का क्या करवाया था? प्रचलन करवाया था। ऑप्शन ए है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम, राजाधिराज। तो 30 का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा आपके सी के साथ। 30 का आंसर किसके साथ कर लेंगे? सी के साथ कर लेंगे, राजराज प्रथम। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? तो आंसर आपका हो जाता है सी, राजराज प्रथम। ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बहुसंख्यक स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्कों का संबंध राजराज प्रथम से स्थापित किया जाता है। इसने चोल साम्राज्य की सीमा को अत्यंत विस्तृत कर दिया। उत्तर में उसने उत्तर मतलब दिशा की बात हो रही है, उत्तर में उसके सैन्य अभियान और उसके वर्चस्व स्थापन को संकेतित करने वाले मुद्रा प्रकारों पर उत्तम चोल के शासन काल से चले आ रहे मुद्रा प्रतीक प्रतीक क्या है? व्याग्य, मीन और जहाज का अंकन क्या होता है? प्राप्त होता है। इन पर नागरी लिपि में राजराज अंकन क्या है? मिलता है। जो उत्तर दिशा में सैन्य अभियान इसके हुए हैं तो उत्तर दिशा में इसके क्या है? अनेक जो सांकेतिक मुद्राएं हैं राजराज की वो मिलती है। उस पर मुद्राएं जो मिली है कैसे प्रमाणित होती है? तो वो चोल काल की जो व्याघ्र मुद्राएं हो गई, मीन और जहाज जैसे अंकन जो होते थे उस मुद्राओं पे अंकित है। इसलिए ये प्रमाण मिलता है कि इसका क्या है कि इसमें और जो नागरी लिपि है इस पर क्या है? नागरी लिपि में राजराज भी अंकन मिलता है। तो इस तरह क्या है? सामंजस्य बैठाया जाता है कि उत्तर दिशा में इसका वर्चस्व रहा होगा, ऐसा बताया जाता है। और आगे चलते हैं। राजराज की बहुसंख्यक ऐसी मुद्राएं मिली है जिस पर खड़ी आकृति या बैठी हुई आकृति का अंकन है। दक्षिण भारतीय मुद्राओं के परिप्रेक्ष्य में यह इसलिए महत्वपूर्ण है
कि सर्वप्रथम राज के काल में प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की मुद्राओं में स्वर्ण, रजत और ताम्र सभी मुद्राएं क्या हैं, सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है और टीजीटी का क्वेश्चन है। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? शैव के, वैष्णव मत के, शाक्त मत के या बौद्ध मत के? तो आंसर 31 का ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो शैव मत के क्या थे, समर्थक थे, इसको याद रखिएगा। चोल राजा किस मत के या चोल वंश के जो शासक थे किस वंश के, किस मत के समर्थक थे? तो शैव मत के समर्थक थे। ऑप्शन ए आपका सही होता है। व्याख्या देख लेते हैं। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। शैव भक्ति गीतों का संकलन नंबी आंडार नंबी को माना जाता है। नंबी आंडार नंबी को माना जाता है, जो राज तथा राजेंद्र चोल के समय में हुए। चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साहित शैव थे, जिन्होंने भगवान शिव के अनेक मंदिरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। राज जो थे, राज ने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की थी। राज जो प्रथम है उसने क्या है, शिवपाद शेखर की क्या है, उपाधि ग्रहण की, इसको याद रखिएगा। तथा तंजौर में राजराजेश्वर नामक शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। चोल नरेश कुलोतुंग द्वितीय शिव का अनन्य उपासक था। शिव के प्रति अतिशय भक्ति के कारण उसने चिदम्बरम मंदिर जो है में रखी गई गोविंद विष्णु की मूर्ति को उखाड़कर समुद्र में क्या कर दिया था, फेंकवा दिया था। तो इसको याद रखिएगा कि जो कुलोतुंग द्वितीय था वो शिव का अनन्य भक्ति था, मतलब भक्त था, और शिव के प्रति अतिशय भक्ति के कारण ही उसने चिदम्बरम मंदिर में रखी गई विष्णु भगवान, गोविंद जो विष्णु भगवान की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसको उसने उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? निम्न में कौन चोल शासक है जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था, ये बताना है। राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, मतलब राजाधिराज। तो आंसर 32 का जो है सी के साथ जाएगा आंसर, राजेंद्र द्वितीय। कौन? राजेंद्र द्वितीय जो था वो ऐसा चोल शासक था जो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था, राजेंद्र द्वितीय, याद रखिएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। कोप्पम के युद्ध, कोप्पम का जो युद्ध हुआ था 1052 से 1054 के मध्य हुआ था। तो कोप्पम के युद्ध राजाधिराज प्रथम लड़ता हुआ मारा गया। राजाधिराज प्रथम जो है लड़ता हुआ मारा गया, परंतु उसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर प्रथम की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। राजेंद्र ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना क्या है, अभिषेक किया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है और यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था, ये बताना है। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय। तो मालदीव की विजय करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। कौन हो जाएगा? राजराज प्रथम आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मालदीव की विजय करने वाला प्रथम चोल शासक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। राजराज प्रथम के केरल, पांड्य, उत्तरी सिंगल, कलिंग, पश्चिमी गंग एवं मालदीव को जीता था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के 5वें वर्ष में संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। राजेंद्र जो प्रथम है ने उसने शासनकाल के 5वें वर्ष में संपूर्ण क्या है, श्रीलंका को विजित किया और वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहाँ अपना राजाभिषेक किया। इसकी मृत्यु कोप्पम जो है के युद्ध में हो गई थी, जिसमें राजेंद्र द्वितीय क्या है, वहीं पे क्या है, दोबारा राजा बनता है। तो ये भी पूछा जाता है। राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में अपना राजाभिषेक किया। इसके समय में चोल देश
में एक अकाल पड़ा था। किसके समय में? तो राजेंद्र द्वितीय के समय में चोल देश में एक अकाल पड़ा था। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही जो है अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। यह क्रम ज्ञात करना है, ये बताना है। तो इसमें से जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका बी कर लेंगे। अवरोही क्रम पूछा है तो मंगलम, कुट्टम और नाडु हो जाएगा। ऑप्शन 34 का बी सही कर लेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में क्या था? विभक्त था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत जो होते हैं, प्रांत को मंडलवम कहा जाता था। प्रांत को जो है मंडलवम कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन जो है कई कुट्टम में होता था अथवा उसको क्या बोलते थे? वल नाडु बोलते थे, हुआ था, जो आजकल की कमिश्री के क्या है? बराबर है। प्रत्येक कुट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या जो है नाडु थी। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। इस प्रकार जो है मंडलम, कुट्टम, नाडु सही विकल्प होगा। तो सही विकल्प यही है, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है, घटते हुए क्रम में पूछा है। तो सबसे पहले प्रांत आ जाएगा, फिर इसके बाद जो आपका जिला टाइप का है मंडल वो आ जाएगा, फिर जिला जो नाडु है वो आ जाएगा, और उसके बाद करते हैं तो आपका कुर्रम भी आ जाता अगर दिया रहता तो। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, कोणार्क। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क आंसर कर लीजिएगा। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव मंदिर जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोलगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए बाहर पहिए जो है 12 क्या है? पहिए लगाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन उल्लेख करता है। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन उल्लेख करता है। ये पुस्तक है। ये किसका उल्लेख करता है? शाक्तों एवं कपालियों का, बौद्धों एवं कपालियों का। ये 2 बार हो गया है दोस्तों, शैव एवं कपालियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों। ब्राह्मणों रहना चाहिए बौद्धों एवं कपालियों का, तो बौद्धों एवं कपालियों का आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बौद्धों एवं कपालियों। यहाँ पे ब्राह्मण रहना चाहिए था दोस्तों, ब्राह्मण नहीं दिया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ ब्राह्मण रहेगा। ठीक है, ब्राह्मण कर लेंगे, कपाली और ब्राह्मण, इसको याद रखिएगा, ब्राह्मण और कपालियों का। तो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन उल्लेख करता है बौद्धों, जो बौद्ध होते थे उनका, एवं कपालिकों का वर्णन करता था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की क्या की रचना की है। इस ग्रंथ में कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं का उपहास किया गया है। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, निपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। तो ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जो तो अपराजित वर्मन जो था वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था और शासनकाल 880 से 903 ईस्वी हो जाएगा। अपराजित के बाद नंदी वर्मन चतुर्थ तथा कंप वर्मा का उल्लेख मिलता है। अंततोगत्वा पल्लव राज्य चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभुसत्ता पल्लव से चोल वंश के हाथों में क्या है? चली गई। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री
ह्वेनसांग जो है काची कुछ समय क्या है ठहरा था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की क्या की रचना की। इसमें कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं की हंसी उड़ाई गई है। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख विशुद्ध संस्कृत में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का क्वेश्चन है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अपराजित था। कौन था? अपराजित जो था पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, ए और बी दोनों की। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों की। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी मतलब ब्रह्मा और विष्णु दोनों की संतान घोषित किया है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। मामल्लपुरम प्रशस्ति से पल्लवों की वंशावली प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने को ब्रह्मा एवं विष्णु की संतान घोषित किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पल्लव वंश का संस्थापक वप्पा था। पल्लव वंश की जो वंश है उसका संस्थापक कौन था? वप्पा था। किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। इसकी राज्यसभा में संस्कृत के महाकवि जो है भारवी निवास करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। 40 नंबर क्वेश्चन है, पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था काची था, मदुराई था, महाबलीपुरम था, तिरुवापल्ली था। इसमें तिरुचुरापल्ली कौन था? तो ये बताना है आपको। तो आंसर 40 का ए सही हो जाएगा दोस्तों, काची था। पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? काची था। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देखिए, पल्लवों के शासन काल में काची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का संस्कृत महाविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध था, जहाँ अध्ययन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। कदम नरेश मयूर शर्मा ने यहीं से क्या है शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा के कुलपति धर्मपाल ने भी यहीं रहकर शिक्षा क्या है प्राप्त किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काची की यात्रा की थी। वह लिखता है कि यहाँ 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 10,000 भिक्षु निवास करते थे। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो मदुराई पांड्य राज्य की राजधानी थी। मदुराई जो थी वो पांड्य राज्य की राजधानी थी। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के तिरुचुरापल्ली जिले में स्थित तंजौर चोल शासकों की क्या थी? राजधानी थी। चोल शासक राजराज ने तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का क्या किया था? निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम मद्रास के 40 मीटर जो है मील दूर समुद्री तट पर स्थित है। पल्लव राजाओं के काल में यह प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा जो कला का केंद्र था। कौन सा? तो कांचीपुरम। तो ये याद रखिएगा, नहीं, महाबलीपुरम जो था, महाबलीपुरम मद्रास से 40 मील दूर समुद्र तट पर स्थित था। पल्लव राजाओं के काल में यह प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह और कला का क्या था? केंद्र था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो आपके चोल वंश और पल्लव वंश से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर दोस्त आप वीडियो के अंत तक पहुँच चुके हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।